नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी बारिश की एक रात की कहानी है। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अगस्त का महीना, जहां हर वक्त बादल घिरे हुए थे, जिसमें ना जाने कब बारिश हो जाए किसी को कोई भरोसा नहीं। अमावस्या की रात में 11 बजे के आसपास बादलों की गड़गड़ाहट इतनी जोर से हो रही थी कि एक पल के लिए किसी का भी दिल बैठ जाए। चारों ओर घना अंधेरा था, जिसके कारण साफ साफ कुछ भी ना दिखाई दे, लेकिन कहीं कहीं दूर दूर स्ट्रीट लाइट जल रही थी, पर वो भी तेज बारिश के कारण बस एक टार्च की तरह ही दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे बारिश के कारण बिजली की गड़गड़ाहट के साथ साथ तेज हवाएं चलना शुरू हो गई। एक लड़की बीच सड़क में पागलों की तरह तेजी से भागी जा रही थी। चेहरे पर मास्क, हाथों में सफेद रंग के ग्लव्स, सफेद रंग की ही कोट अपने कपड़ों के ऊपर पहना हुआ वो इस तरह बीच सड़क में भाग रही थी मानो उसका सब कुछ छीनने वाला है और वो बस उसे बचाना चाहती है। कोरोना की पहली लहर के कारण लोगों अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। रात के अंधेरे के साथ साथ सरकार की गाइडलाइन और दिमाग में कोविड-19 के बढ़ते आंकड़ों के कारण लोगों को अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर। शाम 5 बजे के बाद घर से निकलना बंद था। बीच सड़क पर उस लड़की के बाल बिखरे और उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। इतनी तेज बारिश में भीगने के बाद भी पसीने की बूंदें पानी में घुल रही थी। लॉकडाउन के कारण पुलिस के जगह जगह नाके लगाए हुए थे, पर बारिश की वजह से ज्यादातर पुलिसकर्मी इधर उधर हो चुके थे। एक अंधेरे मोड़ पर पुलिस जीप में से एक शख्स निकलकर तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए उस लड़की के करीब पहुंचकर टार्च उसके चेहरे पर मारते हुए सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसने अपने बाल को बांधकर ऊंची पोनी बना रखी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसके मास्क की वजह से उसका चेहरा देख पाना मुमकिन नहीं था। पर फिर भी इतना पता लग रहा था कि कोई यंग गर्ल है और वो कोई डॉक्टर है। ओ हेलो मैडम, इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? और अभी तो लॉकडाउन के कारण अलाउड भी नहीं है कि आप कहीं जा सको। लड़की ने अपना बारिश से भीगता हुआ चेहरा ऊपर करके एक नजर देखा और अपनी आंखें खोलकर सामने देखते हुए, आप कौन? सामने खड़ा शख्स, मैं इंस्पेक्टर आहिल, इस एरिया का इंचार्ज। लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? हल्का सा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। चाहत ने आहिल के हाथ अपने कंधे से हटाते हुए एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए, डोंट टच मिस्टर, ओके? आहिल गुस्से से, मैडम एक तो इतनी बारिश, ऊपर से लॉकडाउन, अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट के अंदर आपको थाने में ले जाकर के पूरी 24 घंटे के लिए हवालात की हवा खिलवा सकता हूं, समझिए आप? आहिल लगातार चाहत के चेहरे को नोटिस कर रहा था। चाहत लगातार इधर उधर अपनी नजरें मार रही थी, जैसे किसी से भाग रही हो। आहिल, आप किसी से भाग रही हो क्या? अपना प्रश्न दागते हुए कहा। चाहत ने कोई जवाब नहीं दिया। आहिल, आप इतनी रात को कर क्या रही हैं? चाहत आहिल के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी या देना नहीं चाहती थी। तो आहिल ने खुद को शांत करते हुए अपना मास्क नीचे किए और फिर धीरे से चाहत की ओर देखते हुए कहा, देखिए मिस, आप दिखने में मेडिकल लाइन से लग रही हैं, इसलिए वापस जाइए और अपना काम कीजिए, क्योंकि इस वक्त लोगों को डॉक्टर्स की कड़ी जरूरत है। तो सड़क पर घूमने के बजाय अपनी ड्यूटी निभाइए, ये आपका फर्ज भी है और सेवा भी है। चाहत गुस्से से चीखते हुए, अपना हाथ दिखाते हुए
किसी को जरूरत नहीं है हमारी, और सारे फर्ज हम ही क्यों पूरा करें। आहिल बात को गंभीरता से समझते हुए, देखिए जो भी बात है चुप से चली जाइए और बताइए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं आपकी, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, आप बीमार पड़ सकती हो, साथ में मैं भी बीमार पड़ सकता हूं। चाहत गुस्से से घूरते हुए, नहीं जाना मुझे कहीं भी, और आपका भी क्या भरोसा, कहीं वर्दी की आड़ में आप भेड़िया निकले तो, और आपने मुझे नोचने को सोचा तो क्या करूंगी मैं। आहिल गुस्से से भड़कते हुए, जस्ट सेड अप मैडम, आपने मुझे थप्पड़ मारा, उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे बेवजह शक करें, समझी आप। चाहूं तो अभी के अभी ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर पर हाथ उठाने के जुर्म में मैं आपको हथकड़ी पहनाकर जीप में ले जा सकता हूं, पर आप मुझे शरीफ लग रही हैं। आप किसी परेशानी में हैं तो मेरी ड्यूटी है आपकी मदद करना, क्योंकि मैं पब्लिक सर्विस को 24 आवर्स मौजूद हूँ। तो चलिए, अब बारिश काफ़ी तेज है, ज़्यादा भीगी तो बीमार पड़ जाएंगी, और हम सब इस कंडीशन में नहीं हैं कि एक डॉक्टर को बीमार पड़ने दें जानबूझकर, क्योंकि एक डॉक्टर भी ना जाने कितने मरीजों की देखभाल करेगा। चाहत आहिल की आवाज से काफी ज्यादा डर गई, जिसके कारण उसकी कंपकपाती हुई आवाज निकली। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। आहिल कुछ हद तक चाहत का डर की ओर कंडीशन समझते हुए हल्के से हाथों से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए मिस्टर इंस्पेक्टर, का ना सही, कम से कम एक भाई की ही बात मान लो तुम। चलो अब बाकी आपकी मर्जी। आहिल ने चाहत की ओर देखते हुए कहा, फिर लंबे डग भरते हुए एक और खड़ी जीप में जाकर के बैठ गया। पीछे पीछे भारी कदमों के साथ चाहत भी आहिल के पास आकर के बैठ गई। इस वक्त विश्वास करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था उसके पास। आहिल ने पानी की बाटल आगे बढ़ाते हुए, पानी पी लो और रिलैक्स, मैं हूँ यहाँ। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है, लेकिन कभी कभी इंसान उस तिनके का सहारा लेने से भी डरता है। यही हाल इस वक्त चाहत का है। वो आहिल से अभी भी डर रही है। चाहत ने पानी की बाटल अपने हाथ में ली और घूंट भरते हुए, थैंक यू सर, अपनी आंखें बंद करके अपना सिर सीट पर टिका दिया। इंस्पेक्टर आहिल, अब बताइए क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं। चाहत ने अपना हाथ अपने सीने पर रखते हुए एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। चाहत, तकरीबन 7 बजे के आसपास मेरे हॉस्पिटल में इंटरकॉम पर एक कॉल आई थी। हेलो जी, आप कौन? चाहत ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। दूसरी ओर से किसी की घबराई हुई सी आवाज थी। मैडम, मेरी पत्नी को लेबर पेन हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन के कारण मैं उसे हॉस्पिटल नहीं ला जा सकता, प्लीज आप यहाँ आ जाइए। चाहत, पर मैं कैसे आ सकती हूँ, अभी तो लॉकडाउन है, ये गाइडलाइन हम सबको ही माननी है। दूसरी ओर से वो व्यक्ति गिड़गिड़ाते हुए, मैडम यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि कैसे हैंडल करना है। फिर स्पीकर ऑन करके उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के नज़दीक ले जा करके, लो तुम ही करो बात। वो औरत दर्द से तड़प रही थी। मैडम प्लीज। चाहत ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए फिर से बोलना शुरू किया। भाई, उस औरत की आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि उसको मेरी ज़रूरत है, तो मैंने उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं आती हूँ। उसने मुझे मेरे हॉस्पिटल से लगभग 15-20 मिनट के डिस्टेंस की लोकेशन सेंड की, जो किसी के घर की थी। चाहत, मैंने अपने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अपने बैग में रखते हुए कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन को अपने कोट बकी जेब में डाला और अपनी कार लेकर के उस एड्रेस पर निकल गई। मेरे कोट और आईडी कार्ड की वजह से किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। जब मैंने उन्हें उस औरत की डिलीवरी के बारे में बताया, थोड़ी देर बाद चाहत एक पुराने से घर के पास थी, जहां आसपास घर बस नाम मात्र के ही थे। चाहत ने सोचते हुए डोर बेल बजाई तो अंदर से किसी 45-46 साल के आदमी ने दरवाजा खोलते हुए, जी अंदर आइए। इस व्यक्ति के चेहरे पर मास्क था, पर उसकी आंखें देखने में एकदम लाल और भयानक लग रही थी। चाहत ने अपनी नजरों को इधर उधर घुमाया तो उसको अब कुछ ठीक ही लगा।
पर उसे वहां कोई भी आवाज नहीं आ रही थी किसी भी लेडी की। चाहत, वो कहाँ है? सामने खड़े आदमी ने एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। उधर कमरे में। चाहत, ओके। वो कमरा लॉबी से होते हुए अंदर की ओर था। चाहत वहां से निकलते हुए आगे बढ़ गई और कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर आकर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी उसे अपने पीछे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, तो वो पीछे मुड़ते हुए, आप यहाँ क्यों आए हो? और आपने तो कहा था कि आप अकेले हो। चाहत की आंखों के सामने 3 आदमी खड़े थे। एक आदमी ने दरवाजे की सिटकनी लगाते हुए दूसरे को देखते हुए, ललित तूने तो कमाल कर दिया। ललित हंसते हुए, शिफा, आदिल, देखा मेरे दिमाग का कमाल, लॉकडाउन में भी इंतजाम कर लिया है। चाहत गुस्से में, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ललित ही हंसते हुए, तुम्हें क्या लगा? चाहत गुस्से में, मुझे जाने दीजिए। ललित, क्या तुमको मैं पागल लगता हूँ जो तुम्हें जाने दूंगा? तुमको ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है, तुमको ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है, समझे तुम? अब चलो जल्दी से अपने कपड़ों को उतारो। चाहत गुस्से से, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे भेड़ियों की बात मानूंगी? बिल्कुल नहीं। शिफा गुस्से चाहत को बेड पर धकेलते हुए, जब तुम्हें औरों के कपड़े उतारने में शर्म नहीं आती तो अब अपने कपड़े उतारने में ऐसे कैसे शर्म आ रही है? सीधी तरह हमारी बात मान लो, वरना कपड़े तो हम उतार ही देंगे बेबी। शिफा ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा तो चाहत का मास्क खिसक करके मुंह से नीचे आ चुका था। शिफा उसको देखते हुए, वाह ललित, कितनी खूबसूरत लड़की का इंतजाम किया है तूने। चाहत ने गुस्से से उसके मुंह पर थूकते हुए, तुम सबको तो जेल भेज कर ही रहूंगी मैं। और शिफा को अपने ऊपर से धक्का देते हुए एक साइड गिरा दिया। लेकिन तब तक चाहत को अपने पेट पर कुछ रेंगते हुए फील हुआ और उसके हाथ जीन्स के बटन की ओर बढ़ते हुए जा रहे थे। चाहत ने डर से घबराते हुए उसने अपनी आंखें उधर घुमाई तो ललित उसके पेट पर हाथ फेर रहा था और शिफा आरिफ उसकी ओर बहसी नजर गड़ा करके एक ओर खड़े थे। शिफा के हटते ही वो चाहत पर गिरने को हुआ। चाहत गुस्से से अपने हाथ पैर मारते हुए, छोड़ो मुझे। अपना एक हाथ अपनी कोट की जेब में डालते हुए एक इंजेक्शन निकाला और आरिफ के कंधे में मार दिया, जिससे उसकी पकड़ चाहत पर ढीली पड़ गई। उसने वही इंजेक्शन निकालकर ललित के गार्डन में गड़ा दिया और लात मारते हुए साइड में गिरा दिया और फिर अपनी जेब से एक मेडिसिन पाउडर निकालकर शिफा की आंखों में डालकर वहां से बाहर निकल गई। चाहत मन ही मन सोचते हुए, मुझे यहाँ से जल्द से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस इंजेक्शन का असर बस 20 से 30 मिनट ही रहेगा, क्योंकि इसका आधा डोज ही इनकी बॉडी में गया है और वैसे भी वो नॉर्मल मेडिकल पाउडर है। चाहत इतना सोचते ही बहुत तेज से अपनी कार को और बढ़ी। लेकिन कहते हैं जब कोई गुनाहगार किसी साजिश को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है तो वो भी अपनी तरफ से कोई भी चूक नहीं छोड़ता है। यही सब चाहत के साथ भी हुआ। जब वो उस घर में आई थी तो उन लोगों ने कार के चारों पहियों की हवा निकाल दी थी। दिमाग अगर चाहत के पास था तो वो लोग भी अपनी पूरी तैयारी के साथ उसका शिकार करने के लिए बैठे थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस बारिश और लॉकडाउन की रात में चाहत अगर भाग भी गई तो जल्दी से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। जिंदगी में कभी कभी हम भी जो सोचते हैं परिस्थितियां उससे बहुत अलग होती हैं। यही चाहत के साथ भी हुआ। 15-20 मिनट का रास्ता उसके लिए 40-45 मिनट का बन गया, क्योंकि वो 15 मिनट कार से लगे थे। उस पर बारिश ने और ज्यादा मुश्किल खड़ी कर दी थी। जगह जगह पानी इकट्ठा होने के कारण सड़क पर फिसलन हो रही थी। चाहत ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो दूर तक किसी को भी नामो निशान नहीं था। बस उस घर से कभी भी मुसीबत निकलकर सामने खड़ी हो सकती थी और वही हुआ। चाहत से कुछ ही दूर पर शिफा खड़ा हुआ गुस्से से दहाड़ रहा था। तुम्हें क्या लगा कि तुम इस तरह से बच कर के
के निकल जाओगी। हा 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 हंसते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए बढ़ गया। उसकी आंखें एकदम भयानक लग रही थी। चाहत आगे बढ़कर भाग रही थी। उसे ये भी होश नहीं था कि वो कौन से रास्ते पर जा रही है। चाहत भागते भागते एक किनारे पर पहुंच गई, जहां शायद कुछ सड़क किनारे गली के कुत्ते बैठे हुए थे, जो शायद बारिश से बचना चाहते थे। लेकिन जैसे ही चाहत वहां पहुंची, कुत्ते तेजी से भौंकने लगे, जिनके डर से चाहत और ज्यादा तेजी से भाग रही थी। एक तरफ वो दरिंदा था तो दूसरी तरफ सड़क पर बैठे आवारा कुत्तों का डर उसके दिमाग में डर बढ़ रहा था, जिससे धीरे धीरे चाहत के कदमों में तेजी तो आ रही थी, पर उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। तभी उसे इंस्पेक्टर आहिल ने रोकते हुए, मैडम कहाँ जा रही हो? चाहत होश में आते हुए। चाहत की आंखों में डर अभी भी था, जिसके कारण वो डर करके खुद से ही सिमटी हुई सी सीट पर बैठी हुई थी। आहिल, देखो चाहत बहन बोला है तुमको तो भरोसा करो मेरा, अब तुम सेफ हो। चाहत ने अपनी नजरें ऊपर की तो आहिल को देखते हुए, कोशिश करूंगी विश्वास करने की, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही भरोसा करने का इनाम मिलने वाला था मुझे। दूसरी ओर सिफा आहिल को देखकर वापस होते हुए, साली क्या किस्मत लेकर आई थी। आहिल ने अपनी गाड़ी से चाहत को बिस्कुट का एक पैकेट उठा करके देते हुए, ये लो खा लो। ये पैकेट उसने वैसे ही गाड़ी में रखे हुए थे कि अगर किसी को भूखा देखेगा तो खिला देगा। फिर एक केटल से थोड़ी चाय डालकर देते हुए, पी लो अच्छा लगेगा। और अब ये मुझे बताओ कि क्या तुम उन लोगों को पहचान सकती हो? चाहत अपनी आंखें बंद करते हुए, नहीं, वो तीनों ही मास्क लगाए हुए थे। आहिल गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए, एक और लोग इन लोगों को शुक्रिया करने के लिए थालियां पीट रहे हैं, दूसरी ओर वही लोग इन्हीं से बदतमीजी की हदें भी पार कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ऐसे ही कोई वायरल न्यूज आहिल देख रहा था, जिसमें कुछ लोग डॉक्टर और पुलिसकर्मियों पर पत्थर मार रहे थे। कुछ लोग डॉक्टर्स के सामने अश्लील हरकतें कर रहे थे, जिसके कारण आहिल का मन कसैला हो गया। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए आहिल ने अपने मोबाइल से थाने में कॉल करते हुए चाहत के बताए एड्रेस की ओर अपनी जीप मोड़ ली। चाहत, हमें अभी के अभी उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि वैसे तो वो भाग चुके होंगे, पर फिर भी हमें 1% भी चांस नहीं छोड़ना चाहिए। आहिल ने चाहत की ओर देखते हुए, वैसे चाहत तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती हो कि आप बिना किसी इंक्वायरी के वहां चली गई। चाहत, वो जब मैंने उस औरत की आवाज सुनी थी तो मुझे लगा मेरा फर्ज है, अगर एक थोड़ी सी भी मेरी जरूरत है वहां तो मुझे जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने निकालने से पहले अपनी पॉकेट में बेहोशी के एक इंजेक्शन और पाउडर रख लिया, जिससे कुछ मिनटों के लिए किसी का भी दिमाग शून्य पड़ जाए। लेकिन जब वो कुत्ते भौंकने लगे तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आहिल, ओके। आहिल ने अपनी जीप उसी घर के सामने रोकते हुए, चाहत तुम श्योर हो कि ये घर वही है? चाहत ने हाँ में अपना सिर को हिलाया तो इंस्पेक्टर आहिल अंदर चला गया। उसके साथ ही एक लेडी कांस्टेबल और एक मेल कांस्टेबल भी अंदर आ गए। आहिल और कांस्टेबल ने पूरे घर में एक कोना छान मारा। घर को तीनों इस वक्त वहां नहीं थे। आहिल, जयराम, तुम एक एक चीजों को अच्छी तरह से देखो, शायद कोई सुराग मिल जाए कि कौन लोग थे। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के नाम भी असली थे। जयराम, जी सर। वहीं बाहर खड़ी चाहत के दिमाग में अभी भी बस एक ही सवाल घूम रहा था कि वो लेडी कौन थी जिसकी आवाज़ उसने सुनी थी, क्योंकि उसकी आवाज़ से लग रहा था उसे हेल्प की ज़रूरत है, और जब वो यहाँ आई थी उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। चाहत थोड़ा घबराते हुए आहिल की ओर बढ़ गई। इंस्पेक्टर आहिल, उस लेडी को ढूंढिए क्योंकि उसे मेरी जरूरत थी। इंस्पेक्टर, हाँ, पर हमने यहाँ कोना कोना छान मारा, हमें कुछ भी नहीं मिला। चाहत संकित से मन से आहिल पर एक जगह रह गई है। आहिल कहाँ? उसने लाबी से जुड़ी सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा। छत पर। आहिल बिना कुछ कहे उधर ही बढ़ गया। अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके इधर उधर मारते हुए देखा तो पूरी छत काली पड़ी थी।
पर तभी आहिल की नजर एक छोटे से बने कमरे पर गई जो दिखने में शायद स्टोर रूम था। आहिल ने चाहत के मन को शांत करने के लिए स्टोर पर लगा ताला कुंडी सहित तोड़ते हुए, देखो चाहत यहाँ भी देख लेते हैं। चाहत, हाँ। आहिल ने जैसे ही दरवाजा खोला सामने का दृश्य देख करके बेचैन हो गए। सामने एक औरत बेहोश पड़ी थी। आहिल उस औरत को जल्दी से लेडी कांस्टेबल की मदद से नीचे लेकर आया और चाहत की ओर देखते हुए, तुम इसका चेकअप करो। चाहत, पर मेरा बैग तो मेरे पास नहीं है। आहिल ने चाहत का बैग आगे करते हुए, ये लो, हमें तलाशी के टाइम मिला था। चाहत इतना तो समझ चुकी थी कि उस औरत की हालत ठीक नहीं है। फिर आहिल की ओर देखते हुए, भाई एम्बुलेंस बुला लो, क्योंकि इनके कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने होंगे। इस घर में पॉसिबल नहीं है और इनकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं है। चाहत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। आहिल ने उस लेडी की हालत देखते हुए कांस्टेबल से, जब तक एम्बुलेंस यहाँ पहुँचेगी तब तक हम इसको हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं। कुछ देर बाद सब एक हॉस्पिटल में थे। चाहत बाकी डॉक्टर्स को असिस्ट कर रही थी क्योंकि ये इसका हॉस्पिटल नहीं था। डॉक्टर, मिस चाहत, वैसे तो हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और ड्रिप भी लगा दी है, जिससे इनको 2-3 घंटे तक होश आ जाएगा। बाकी हमें इनके कोविड-19 का टेस्ट की रिपोर्ट का वेट करना होगा। चाहत, ओके सर। फिर भी अपनी संकित नज़रों से, सर वैसे डॉक्टर, चाहत की बात समझते हुए, डोंट वरी, इनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, बस ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हुई हैं और वीकनेस ज़्यादा है। शायद इन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। दूसरी ओर एक बंद होटल के कमरों में तीनों दरिंदे शराब के नशे में चूर थे। वैसे ये डॉक्टरनी बड़े नसीब वाली निकली जो हमारे चंगुल से बच गई। आरिफ, नहीं रे ललित, अपनी वो साली किस्मत खोटी थी जो एक बार नहीं 2-2 बार धोखा खाया। सिफा, वो भी, वरना वो पुलिस वाला ना होता तो साली को बना करके रख देता। अपनी इतनी कमशिन और नाजुक। फिर एक ग्लास अपने अंदर डकारते हुए, वैसे बंद पड़े होटल पर किसी को शक नहीं जाएगा। दूसरी ओर हॉस्पिटल में उस लड़की को होश आ चुका था तो खुद को जिंदा देखकर हैरान थी। डॉक्टर चाहत ने उसको देखते हुए, तो अब कैसी हैं आप और क्या नाम है आपका? सामने बैठी औरत, मेरा नाम अंजलि है, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। चाहत, ओके, यू फील बेटर नाउ? अंजलि, जी। चाहत, मैं अभी आई वार्ड से बाहर जाते हुए। बाहर बैठे आहिल को देखकर, इंस्पेक्टर, अब आप उनसे मिल सकते हैं। आहिल अंदर चला गया बिना नॉक किए। हेलो। फिर एक स्टूल पर बैठकर, तो अब बताएंगी आप वहाँ कैसे और आपके साथ क्या हुआ? फिर चाहत वाली सारी बात बताते हुए, आप ही थी उस वक्त कॉल पर डॉक्टर के साथ? अंजलि ने अपनी आंखें बंद करके, सर वो मेरा घर है, वो लोग मेरे ही पड़ोस में रहते हैं। आहिल, मतलब? अंजलि, सर कोरोना के कारण मेरी जॉब चली गई तो कुछ महीने तो कट गए, पर धीरे धीरे घर में राशन पानी अब खत्म होने लगा और 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। ऊपर से आस पड़ोस के कुछ लोगों को पता चल गया कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। उन्होंने दूरी बना ली, लेकिन शायद इन लोगों को नहीं पता था कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। जब इन्होंने मुझे अपनी बालकनी से देखा तो कल रात जबरदस्ती उस घर में आ गए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जिंदगी लिखी है उसे मौत नहीं मिलती है, यही मेरे साथ हुआ। शायद मेरी अच्छी किस्मत थी और डॉक्टर चाहत की बुरी किस्मत। जब मुझसे जबरदस्ती कर रहे थे तो मैंने टेबल पर रखी अपनी कोविड की रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए हंसने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब वो लोग रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें बाहर छुपे हॉस्पिटल का नंबर ले करके कॉल कर देंगे। जब इन्होंने मेरी रिपोर्ट को टेबल पर देखा तो इनका दिमाग शून्य पड़ गया। फिर एक सातिर हंसी हंसते हुए, ललित ये देख डॉक्टर चाहत। उस रिपोर्ट के बाहर चाहत की फोटो के साथ डायनोलॉजिस्ट मिस चाहत
फिर उनको नंबर दिया हुआ था तो उनका दिमाग चाहत की ओर डाइवर्ट हो गया। मुझ पर उन लोगों ने शायद मोटा कंबल डाला था जब वो लोग फोन कर रहे थे, जिस वजह से मैं चिल्ला रही थी। शायद उसी वक्त चाहत ने मेरी आवाज सुनी। इसके थोड़ी ही देर बाद वो लोग मुझे खींचते हुए स्टोर में बंद कर गए और मैं बेहोश हो गई। आहिल, तो क्या उन्हें पहचान सकती हैं? अंजलि हल्का सा मुस्कुराते हुए, उन्हें पहचानने की जरूरत नहीं है मुझे। उनमें से एक आदमी मेरे स्कूल का चौकीदार है, दूसरा एक अकाउंटेंट और तीसरा अपने एरिया का गुंडा रघु है। रघु का नाम सुनते ही आहिल की आंखें चमक उठी, अंजलि की ओर देखते हुए। थैंक यू मैम, आपको कल सुबह तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। ओके। अंजलि ने अपना सिर हाँ में हिलाया। इधर आहिल ने फोन पर पूरी जानकारी इकट्ठा करके अगले ही दिन डॉक्टर चाहत और दूसरे डॉक्टर की मदद लेते हुए थैंक यू, कल मिलता हूँ कह करके आगे बढ़ गए। अगले दिन अंजलि अब काफी अच्छा फील कर रही है, लेकिन हम उनको अपने हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। दूसरे डॉक्टर ने चाहत को देखते हुए मजबूरी में कहा। इस बात को चाहत भी अच्छे से समझ रही थी। डॉक्टर चाहत, आप तो जानती हो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है और अभी तो इनकी कंडीशन भी ठीक है, तो ये आराम से घर पर आइसोलेट हो सकती हैं। यहाँ पर रहने से हमारे और भी पेशेंट को खतरा है। ये आप भी जानती हैं कि हमारे सारे वार्ड में भी कोई भी कोविड पेशेंट नहीं है। चाहत, बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। वैसे इनकी रिपोर्ट काफ़ी दिन पुरानी है, फिर भी मैं इनको अपने घर ले जा कर के चेक करना चाहती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में तो मेरे भी छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं। डॉक्टर, ओके, जैसा आपको सही लगे, आपकी मर्जी है। तभी आहिल अंदर आते हुए, डॉक्टर, अंजलि अपने ही घर जाएगी क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता अंजलि के अलावा। बाकी सब मैंने अरेंज कर दिया है, तो उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। डॉक्टर चाहत, आहिल भाई, जैसे आपको ठीक लगे, फिर भी एक मौका तो मिलना ही चाहिए उनको भी सुधरने का। चाहत ने आगे बोलते हुए कहा, एक डॉक्टर मरीज की आखिरी सांस तक जिंदगी की दुआ करता है भाई, और मेरे लिए वो लोग मानसिक रोगी हैं। आहिल हंसते हुए, चाहत, तुम सिर्फ डॉक्टर बनकर नहीं सोच सकती, समझी? और उन्होंने जो भी तुम्हारे साथ किया, उसके बाद भी अगर तुम एक मौका देना चाहती हो तो ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे गुनहगार हैं। लेकिन अगर ये मौका उन्होंने गंवा दिया तो फिर तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। आहिल आगे बोलते हुए, अब एक बात मेरी भी सुनो। एक रेपिस्ट इंसान नहीं, सुअर की तरह होते हैं, जो जहां भी जाएंगे वहीं गंदगी ही फैलाएंगे, क्योंकि उनके खून में ये सब शामिल होता है। उनका बस चले तो वो अपनी माँ बहन को ना छोड़ें, किसी और की तो बात ही छोड़ो। इधर वो तीनों दरिंदे अयासी और नशे में धुत थे। वैसे तो हर जगह लॉकडाउन के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त था, जरूरी सामान के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर नशे और अयासी का पूरा प्रबंध कर रखा था रघु ने। आहिल ने तब से ही उनको ट्रेस करना शुरू कर दिया था, जब से उसे पता चला था कि उनमें से एक रघु गुंडा है। होटल का एक आदमी अंदर आते हुए, सर, आपके लिए ये कुछ खाने का सामान और ड्रिंक्स भेजी है किसी ने। रघु बाटल की सील बंद कर देखकर, वहाँ, यार ये कौन सा नया यार आ गया, फिर खुद से ही हमको का लेना रे, बंद बोतल को जरूर जब चढ़ेगा तो किसी ना किसी का शिकार तो करना ही पड़ेगा। आगे हंसते हुए, खाओ पियो मरो आनंद लो, फिर गाली बकते हुए कहा। एक हफ्ते बाद रघु, आरिफ, शिफा तीनों ही रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव थे। डॉक्टर्स के लिए मारे फिर रहे थे, पर अभी कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, जिससे चिढ़ करके रघु और आरिफ किसी के ऊपर थूक रहे थे तो किसी को जानबूझकर छू रहे थे, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि फीमेल स्टाफ के सामने अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखा रहे थे। ये सब लास्ट लॉकडाउन
में एक सच्चाई थी जिसमें कई लोग इस तरह की हरकतें कर रहे थे। स्टाफ और पुलिस के साथ यहाँ एक और थाली बज रही थी। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रही थी जिन्हें देखकर मन विचलित हो जाए। कोविड के कारण जहां आम लोगों ने बहुत कुछ झेला, वहीं कोविड वायरस में भी भूत कुछ देखा है। मेंटली, इमोशनली, यहाँ तक कि कई जगह फिजिकली भी खेला है। कई जगह पर तीनों दरिंदों के ही घर वालों ने उनको साफ लफ्जों में बोल दिया था, देखो घर में छोटे बच्चे हैं तो बाहर ही किसी हॉस्पिटल में आइसोलेट हो जाओ और ठीक हो करके आना। तीनों को ही यही सही लगा। एक हॉस्पिटल नर्स नजदीकी थाने में कॉल करते हुए, हेलो सर, यहाँ कुछ लोग हमसे बदतमीजी की हदें पार कर रहे हैं। आहिल ने तुरंत एक्शन लेते हुए तीनों को एक साथ लॉकअप में डाल दिया। रात के टाइम आहिल, आइए मिस चाहत, मिल लीजिए अपने गुनहगारों से। चाहत की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। चाहत तो क्या किया जाए इनके साथ। उसने अपने कोट की जेब से 3 इंजेक्शन निकालकर आहिल के हाथ में रख दिए। ये लीजिए, इन्होंने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की होगी, लेकिन अब बारी इनकी है। आहिल ने कहा, इन तीनों पर ही कई केस चल रहे हैं चाहत, लेकिन इनका डर और पहुंच इस कदर है कि हर जुल्म से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। आहिल मुस्कुराते हुए लॉकअप के अंदर जाकर के तीनों के इंजेक्शन ठोंकते हुए, इंजेक्शन लगवाओ और आनंद लो। फिर बाहर आकर के अरेंजमेंट पूरी हुई हूर की पारियों से मिलवाने की इन्हें। अगले दिन सुबह तीनों के घरों में एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। कोविड के कारण रघु और आरिफ सिफा की मृत्यु हो गई, जिस वजह से पुलिस ने खुद ही अंतिम कर्मकांड कर दिया है। फ्लैशबैक, उस दिन वो सारा सामान एक कोविड पेशेंट ही हाथों देखकर भेजा था आहिल ने, ताकि उन्हें एक सबक मिल सके और वो डॉक्टर्स और बाकी सब की इज्जत कर सकें। पर कहते हैं कभी कभी सामने वाला चाहे लाख मौके दे सुधरने के, पर बिगड़ा हुआ इंसान सुधरता नहीं है। वो भी इन तीनों के साथ न जाने कितने कैसे थे इनके खिलाफ, पर सबूत के अभाव में हमेशा बच जाते थे। अब भी यही होता है, लेकिन आहिल ये मौका देना नहीं चाहता था, क्योंकि बार बार मौका देना आहिल जैसे कर्मचारी की आदत में शुमार नहीं था। इसलिए उसने उनको सजा दे करके अपना फर्ज निभाया था। दूसरी ओर चाहत ने चाहत के साथ जो भी हुआ था उसके बाद भी वो एक डॉक्टर की तरह सोचते हुए उनको एक मौका दिलवाने में कामयाब हो गई थी। आहिल चाहत को देखते हुए, देखो चाहत, मुझे सबका तो नहीं पता, पर अगर एक लड़की को भी बचा सकूं तो मेरी सेवा का फल मुझे मिल जाएगा। चाहत, पर आपको उनको एक मौका तो देना चाहिए था। आहिल, दिया था क्योंकि उनकी रिपोर्ट नकली थी, लेकिन जब उन्होंने फिर से नर्स के साथ दोबारा अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ की कोशिश की तो माफी नहीं सजा के हकदार बन गए। मेरी नज़रों में मुझे लगता था कि वो रिपोर्ट देख करके कुछ सुधरेंगे, पर नहीं, मैं गलत था। मैं कत्ल माफ कर सकता था, पर किसी लड़की की आबरू से खेलने वाले आदमी को माफ करना मेरी नज़रों में गुनाह है, जिसकी सजा मिलनी ही चाहिए। फिर भी मैंने अपने जमीर को मार करके उनको एक मौका दिया था तुम्हारे कहने पर। देखो फिर भी क्या हुआ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मासूम अपनी इज्जत गंवाए। चाहत, तुम समझदार थी और ब्रेव भी, परिस्थितियों से लड़ गई, लेकिन अंजलि को देखो, अगर वक्त रहते हम ना पहुंचते तो उसकी जान भी जा सकती थी। वो तो वक्त ने उसके साथ था तो वो बच गई, लेकिन हर बार हम वक्त के सहारे नहीं बैठ सकते हैं। चाहत, लेकिन इनके परिवार का क्या होगा भाई? आहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्यों चिंतित हो? इनके गुनाहों की दौलत इतनी है कि उनका परिवार पूरे 100 साल बिना कुछ करे खा सकती है, और वैसे भी ये लोग जिंदा रहकर अपनी आने वाली पीढ़ी को भी यही परवरिश देते, तो उससे बेहतर है वो खुद इतना मजबूत कर लें कि आने वाली पीढ़ी एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े। आहिल अपने घर में ड्यूटी के लिए रेडी हो रहा था, पर आज उसकी आंखें एकदम नम थी। होती भी क्यों ना, आखिर आज राखी का त्योहार था। ओह, जिंदगी में पहली बार उसकी कलाई सूनी थी।
और वो चाह कर भी अपनी कलाई पर राखी बंधवाने नहीं जा सकता था, ना ही सावनी वहां आ सकती थी, क्योंकि आहिल ने उसे मना कर दिया था आने से। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इधर आहिल का मन उदासी से चीख रहा था। आज से पहले या तो वो अपनी बहन के पास होता था या उसकी बहन उसके पास होती थी, लेकिन इस बार उसे अपनी कलाई पर राखी भी ऑनलाइन ही बांधनी थी। और ऑनलाइन वो फीलिंग कहाँ आती है, ये आहिल ही महसूस कर रहा था, क्योंकि मोबाइल से उस पार सावनी आहिल की बहन बैठी थी नम आंखें लिए। उसने तो फिर भी आहिल के छोटे भाई को राखी बांध दी थी, पर आहिल की कलाई अभी भी सूनी थी। दूसरी ओर सावनी आहिल, सबसे पहले अपने माथे पर तिलक करो। आहिल वैसे ही करते हुए तिलक लगाकर अब अपने हाथ पर राखी बांधो। आहिल बड़ी कोशिश कर रहा था एक हाथ से राखी बांधने की, लेकिन बंध ही नहीं रही थी। तो आहिल ने उसे हल्के से अपनी कलाई पर लपेट लिया, जो कभी भी खुल सकती थी। आहिल, अब अपना मुंह मीठा करो। जैसे ही अपने मुंह में खीर का चम्मच डालने लगा, तभी डोर बेल बजी। आहिल, सावनी 2 मिनट आकर के मुंह मीठा करता हूँ। चम्मच वापस कटोरी में रखते हुए बाहर हल्की बारिश में चाहत एक थाली लिए हुए खड़ी थी। आहिल हैरानी से, चाहत तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहिल, भाई बारिश में ही खड़ी रहूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, और अभी मुझे जानबूझकर बीमार पड़ने का हक नहीं है, तो साइड हटो। आहिल की कही बात उनको सुनाते हुए, भाई बिजी थी, पर इतनी भी नहीं थी कि आधा घंटा भी निकाल पाऊं अपने लिए। आहिल हैरान था चाहत को वहां पर देख कर, क्योंकि उस दिन के बाद उनकी बात नहीं हुई थी, इसलिए आहिल को उम्मीद नहीं थी कि चाहत अचानक आ धमकेगी। इधर सावनी मोबाइल में आवाज लगाते हुए, आहिल आ जाओ, आज तो मैं तुम्हारा कान पकड़कर भी नहीं राखी बांध सकती हूँ। आहिल, आया दी। चाहत ने अपनी नजरें उठाकर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। तो आहिल को देखकर इशारे से, कौन है? आहिल मोबाइल की ओर इशारा करते हुए, दी है। चाहत मुस्कुराते हुए सोफे पर मोबाइल के सामने पसर कर बैठ गई और अपनी थाली टेबल पर रखते हुए, दी, डोंट वरी, आपका काम करने के लिए आहिल की छोटी बहन है। अगर आप हक दो तो आपके हिस्से की राखी मैं बांध दूं। चाहत ने चहकते हुए बोला, फिर से मोबाइल को देखने लगी। सावनी ने बस नम आंखों से अपनी पलकें हिलाते हुए हामी भर दी। फिर चाहत, भाई अब आप क्या चाहते हो कि आपकी छोटी सी चाहत भी आपके कान खींचे? वैसे ये करना अच्छा नहीं लगेगा कि एक डॉक्टर पुलिस इंस्पेक्टर का कान खींच रही है। चाहत अपनी बिन सिर पैर वाली बातों पर हंस रही थी। ही, चलो आओ और राखी बंधवाओ। अब उस दिन आपने बिन राखी बंधवाए ही मेरी रक्षा की और मुझे अपनी बहन माना, तो आज आपकी कलाई कैसे सूनी रह सकती थी? आहिल रागनी के लिए लाया गिफ्ट चाहत की ओर बढ़ाते हुए, लो अपना गिफ्ट। चाहत बाहर लगे स्टिकर को देखते हुए, भाई मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, पर इस पर दी का हक है। मुझे तो आप जैसा भाई मिल गया, वही गिफ्ट है मेरा। आहिल मुस्कुराते हुए, जानता हूँ, लेकिन अब गिफ्ट तो लेना ही पड़ेगा। आखिर मुझे इतने सालों बाद एक और बहन मिली, वरना तो हर बार ये सावनी साल भर के गिफ्ट एक साथ मांगती है। फिर अलमारी खोल कर दिखाते हुए उसकी ओर इशारा करके, ये देखो, हर सैलरी में और हर त्योहार में बागड़ बिल्ली की जबरदस्ती का हक। सावनी हंसते हुए, ले लो चाहत, इस पर भी तुम्हारा ही हक है। पर दी, सावनी हल्का गुस्सा करते हुए, अब ले लो आहिल से इसके बदले 4 गिफ्ट लूंगी, तो मेरा फायदा भी होने दो। फिर आंखों की कोर को भिगोते हुए, आज अगर तुम ना आती तो आहिल की कलाई पर राखी होकर भी आंखों में उदासी रहती आज दिन भर, लेकिन उसने उससे बेहतर गिफ्ट मुझे दे दिया है, उसकी आंखों की नमी को कम करके। चाहत मुस्कुराते हुए, नहीं दी, गिफ्ट तो मुझे ही बेहतर मिला है, वो भी एडवांस में। इधर आहिल अभी भी हैरान था, चाहत तुमने मेरा एड्रेस कहाँ से लिया? चाहत हंसी और बोली, भाई थाने के कांस्टेबल से। फिर सामने पड़ी कटोरी को उठाकर खीर खिलाते हुए, भाई और क्या है, बहुत
यम्मी बनी हुई हैं। आहिल मुस्कुराकर अपनी कोरें साफ करते हुए एक बड़ी कटोरी में खीर देते हुए, ये लो सिंगल हड्डी लेकिन अनाज की दुश्मन सावनी। अच्छा आहिल, अपनी जन्मों से बिछड़ी हुई बहन से मिलो, मैं काल काट रही हूँ। भाई, बारिश की एक रात ने मुझे एक खूबसूरत रिश्ता सौगात में दिया है। आहिल मुस्कुराते हुए, मुझे भी चलो हॉस्पिटल छोड़कर ड्यूटी निभाता हूँ। न जाने कितने लोग तुम्हारे इस भाई को याद कर रहे होंगे। चाहत भाई, कुछ मांगूं आपसे तो दोगे? आहिल, हाँ बोलो। भाई, भाभी से कब मिलवा रहे हो? आहिल हैरानी से चाहत को देख कर, क्या अभी तक मुझे तो मिली ही नहीं, तो तुम्हें कहाँ से मिलवाऊं? चाहत मुंह बनाते हुए, रहने दो भाई, अब आप बड़े हो, इसको मतलब ये नहीं कि भाभी से मिलवाने में नखरे करो। फिर अपना पर्स उठाते हुए आहिल के गले लग गई। थैंक यू भाई। आहिल हल्के से चाहत के सिर पर हाथ फेरते हुए, ये तो मेरा हक भी था और फर्ज भी, लेकिन आइंदा ध्यान रखना। चल अपनी ड्यूटी संभालते हैं, क्या पता किसी मोड़ पर मुझे तुम्हारी प्यारी भाभी भी मिल जाए। चाहत हंसते हुए, भाई चलो। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।